हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी एमसीक्यूज की, और इसमें हम फंडामेंटल राइट तक कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखी तो आप एक बार उसे भी जाके विजिट करिए, राइट? और उसी सीक्वेंस में आज जो एमसीक्यूज हम लेके आए हैं, टॉप एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है डीपीएसपी, राइट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्या बोल रहा है ये? द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो ये डीपीएसपी का चैप्टर है, डीपीएसपी, ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, राइट? डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो ऑप्शंस देखते हैं। टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करना? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, नो। सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, राइट? टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इनफैक्ट ये फंडामेंटल राइट के लिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट establish political democracy and DPSP substantiated with social and economic democracy. Okay, so here right answer is option D, social and economic democracy. Okay, so let's move to the next question, which is right now on your screen. क्या है ये? How are the directive principle of state policy, how are the DPSP different from fundamental right? Okay, DPSP FR फंडामेंटल राइट से अलग कैसे है? तो एक बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है? इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही रहता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट। नो, यहां यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। बोथ आर फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर यूनियन गवर्नमेंट, राइट? तो यहां ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज लेटर इज नॉट। बोथ आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी ऑल नो। पार्ट थर्ड FR फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 DPSP। तो ये दोनों ही गलत है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सिएबल वेयर एज फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड। यस, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसिएबल नहीं है, राइट? ये एनफोर्सिएबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इट मीन्स व्हाट? आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में यह बोल के नहीं जा सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट इंप्लीमेंटिंग दिस और दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वन और अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट? ऑन द अदर हैंड, फंडामेंटल राइट आर justiciable in nature, enforceable by the court of law. Not only justiciable, you can directly go to the Supreme Court in case of the violation of fundamental right. Okay? Whereas directive principles are not enforceable by the court of law. So here the most appropriate answer is answer C. Okay? So next question on your screen is this. The directive principles are, ये एक ब्लैंक है जिसे आपको फिल करना है ये सारे ऑप्शन में से। जस्टिफिएबल, नो, अभी हमने डिस्कस किया।
नॉन जस्टिसिएबल, यस, रिजिड फ्लेक्सिबल से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, जस्ट दे चेंज द वर्ड्स, ओके। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, consider the following statement regarding the directive principle of state policy। और इसमें क्या बताना है, जस्ट ए मिनट। Which one of the statement given above is are correct, right। इसमें से सही क्या है? दो स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं रिगार्डिंग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने यही डिस्कस किया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, टू इस्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, राइट, और टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रोविजन कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। हम इसे भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज नॉट जस्टिसिएबल और नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें यह बताना है कि कौन सा करेक्ट है, बोथ 1 and 2, both the statement are correct, so option C is the right answer here, okay। Let's move to the next question। Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया, what is the objective of directive principle to make India into welfare state। आज की डेट में इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, राइट। कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन का? अगर इसके लिए एक सिंगल पार्ट चूज करना हो तो इट इज नन अदर देन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। इट इज दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4, दैट इज डीपीएसपी, विच मेक्स इंडिया अ वेलफेयर स्टेट, राइट। क्योंकि इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट में जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत ही वाइड होती हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा वेलफेयर वर्क्स करना है, जैसे टू प्रोवाइड शेल्टर टू द पुअर, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन एंड ऑल दैट, राइट। जो सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो सब कुछ वेलफेयर स्टेट में आ जाते हैं। और कौन सा पार्ट ये एश्योर करता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? इट इज डीपीएसपी, ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, the directive principle of state policy may be classified into which of the following part for the sake of convenient stating? Okay. Classified into which of the following part for the sake of the convenient study? Socialist, liberal, intellectual, Gandhian, all of these. देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां पे डिस्कस किए गए हैं? इन पार्ट 4, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, राइट। आर्टिकल 36 to 51, इसमें 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है और आर्टिकल 37 ये बताता है कि इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। जो आर्टिकल 37 से लेके 51 तक, फ्रॉम आर्टिकल 37 to 51, these articles can be classified into 3 groups। इनको हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं।
some DPs are inspired by the socialist principle, some DPs are inspired by the liberal intellectual principle, and some DPs are inspired by the Gandhian principle, right? So here, right answer is option D, all the above. All the options are correct. DPs can be classified into these three groups. Okay. Next question on your screen is, the directive principle of state policy of the Constitution of India is taken from the Constitution of which country? हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन. जो ये डीपीएसपी, ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4, ये किस कंट्री से इंस्पायर है, इसे हमने किस कंट्री से बोरो किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरलैंड. राइट, इसे हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये चैप्टर था उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. राइट, ये हमने उनसे बोरो किया, और इसे क्या नाम दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन में? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, according to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the governance of the country? Fundamental to the governance of the country, right? मतलब it means what? जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम बनाए, तो इन्हें ध्यान में रखिए. किसे ध्यान में रखिए? व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राइट, इट इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये जस्टिसिएबल तो नहीं है कोर्ट में, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट व्हेन एवर दे मेड देयर पॉलिसी प्रोग्राम, व्हाट दे शुड कीप इन माइंड? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राइट, इसको ध्यान में रख के वो पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, राइट, टू अचीव दिस डायरेक्टिव्स. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Next question is, under the Indian Constitution, concentration of wealth violate. Concentration of wealth क्या violate करता है? Right to equality? No. Directive? Yes. Directive principle of state policy. The right to freedom, the concept of welfare? No. It's option B, directive principle of state policy. It is the most appropriate answer. In fact, Article 39C में, आर्टिकल 39 क्लॉज सी में ये लिखा हुआ है कि स्टेट की, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे नहीं होनी चाहिए जो कि वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन केवल कुछ हाथों में या कुछ लोगों के पास वो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए. राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉयलेट, इट वॉयलेट्स व्हाट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी in general and specifically 39 clause C. Okay, so here right answer is option B. Now next question on your screen is, equal pay for equal work. Equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of this directive principle of state policy. Equal pay for equal work, इसकी बात की गई है. इनफैक्ट इसकी बात की गई है 39 क्लॉज डी में. Equal pay for equal work. It is given. It has been ensured in the Indian Constitution as one of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राइट, डीपीएसपी. ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं. राइट, तो इन्हें आप याद कर लो.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? चार ऑप्शन नीचे हैं, इनमें से कौन सा एफआर नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यस ये फंडामेंटल राइट है। दिस इज फंडामेंटल राइट। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नो दिस इज, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज डीपीएसपी, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट इज फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी फंडामेंटल राइट है। क्या बताना है? नहीं है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट इज इन फैक्ट डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following article direct state government to organize village panchayat? ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है अगर ये आपको अच्छे से याद है तो। इट इज आर्टिकल 40, राइट। आर्टिकल 40 ये इंस्ट्रक्शन देता है गवर्नमेंट को कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे, और इनफैक्ट ये एक ऐसा डायरेक्टिव है जिसे हमने अचीव कर भी लिया है बाय द 73rd अमेंडमेंट इन 1992। गवर्नमेंट एक्चुअली गेव पंचायत अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो ये डायरेक्टिव एक ऐसा डायरेक्टिव है जिसे हमने फुलफिल कर लिया है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। ओके, let's move to the next question। अच्छा, यहां पे मैच कराना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, हाँ, अब ये सारे कोड हमें दिख रहे हैं। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो सही है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड पब्लिक एग्जिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सही है। एंड आर्टिकल 48 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहां पे सारे ही सही लग रहे हैं, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 2 3 4, राइट। अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 36 to 51, राइट, और इसमें भी स्पेसिफिकली 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, 37 में यह बताया गया है कि इट इज नॉट जस्टिसिएबल, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो एक्चुअली आपको आर्टिकल 38 to 51, आपको ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। और याद होने का ये मतलब नहीं है कि लिटरली याद होना चाहिए, वो सेंटेंसेस आपको याद करने हैं, बस आप कीवर्ड्स याद कर लो कि किस आर्टिकल में क्या है, राइट। तो इस तरीके के आपका ये आंसर आपके सही हो जाएंगे, राइट। इस तरीके के फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे। तो एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो। तो हर आर्टिकल में आप कुछ कीवर्ड जैसे एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर और अल्कोहल, इस तरीके से कीवर्ड बना के आप याद कर लो, तो ऐसे सारे ही क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, राइट। क्योंकि ये तो फ्री के क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर याद है तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। यहां पे तो फिर भी ऑप्शन है, बन सकते हैं, बट उसमें भी देखो अब यहां पे 2 में 3 3, तो इस तरीके से स्लिपरी ऑप्शन बनाए जाते हैं, राइट। अगर आपको याद है तो ही आपसे सही हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ओके, which one of the following is not correctly matched? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 दिस इज नॉट करेक्टली मैच, 48, राइट। तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये एक्चुअली आर्टिकल 50
50 है, 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट। ये करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन डी। सो हियर राइट आंसर इज, बाकी ऑल द अबव 3 articles are correctly matched. Okay, here right answer is option D. Next question is, which of the following article was inserted by 42nd constitutional amendment? Okay, 42nd constitutional amendment to provide for the participation of worker in the management. It is 43A. Participation of worker in the management, it is 43A, right? Inserted by 42nd constitutional amendment, right? So it is option D. Option D is the right answer. Article 43A. Okay. Next question is, which one of the following article of the directive principle of state policy deals with promotion of international peace and security? Okay, it is article 51. So here right answer is option A, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसकी बात किसमें की गई है? आर्टिकल 51 में, राइट, लास्ट आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और एक्ट एज a guiding principle to form the foreign policy of India, right? To enact the foreign policy of India. So it is Article 51, right? जिसमें क्या बात की गई है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो आर्टिकल 51 है, इट इज लाइक अ गाइडिंग लैम्प फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी, राइट? हमारी फॉरेन पॉलिसी इसी पे तो बेस है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो केवल आर्टिकल 51 में ये फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल इज एक्ट एज द गाइडिंग लैम्प फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी, इट इज आर्टिकल 51, राइट? अब देखो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल से। तो आप कीवर्ड से आप आर्टिकल से याद कर लो तो आपके ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट एज सच, ठीक है? अगर आपको याद नहीं है तो डिफिकल्ट है, अदरवाइज दे आर वेरी इजी, जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article of the Indian Constitution is related to, देखो सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। इनफैक्ट मैंने देखा भी नहीं था इसे। Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? It is option D. अभी इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट? आर्टिकल 51, ओके? तो मैंने पहले ही से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not a directive principle of state policy? इसमें से क्या डीपीएसपी नहीं है? नॉट, ये बताना है, राइट? देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यस, इट इज डीपीएसपी, ये है। काउ प्रोटेक्शन, यस, इट इज ऑल्सो डीपीएसपी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भी है। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, नो, एक्चुअली ये पहले डीपीएसपी था अंडर आर्टिकल 45। अब इसे बाय द 86th अमेंडमेंट इन 2002 इट वाज नाउ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, राइट? तो अब ये फंडामेंटल राइट बन चुका है। पहले डीपीएसपी था अंडर आर्टिकल 45, और आर्टिकल 45 में अब क्या ऐड किया गया है? फ्री एजुकेशन एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 years, राइट? तो ये अब
एफआर है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। ये बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is are included in directive principle of state policy? ओके, इनमें से क्या, दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, नो, इट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन except for medicinal purpose of intoxicating drink and other drugs which are injurious to health, yes, this is directive principle. So here right answer is option B, 2 only, right. Second statement is directive principle. Okay, next question is which one of the following is a directive principle of state policy? इनमें से क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? अगेन सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये हमें बताना है। ओके, तो लेट्स सी, द स्टेट शैल इंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, यस ये तो है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी टू एनी पर्सन बिफोर लॉ, नो, it is in fact FR, equality before law, article 14. The state shall not discriminate against any person on the ground of religion, race, caste, sex, place, it is article 15, it is FR, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, ये आर्टिकल 17 है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट शैल इंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट, अंडर आर्टिकल 48A. Next question is, the constitution is silent in the directive principle of state policy about, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट मीन्स इनमें से क्या डीपीएसपी नहीं है, राइट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन Which among the following is not DPSP? एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एडल्ट एजुकेशन पहला ही ऑप्शन ये नहीं है, दिस इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर, यस इट इज डीपीएसपी। फ्री लीगल राइट टू द पुअर, अभी हमने डिस्कस किया, ये डीपीएसपी है, राइट, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, राइट, टिल द एज ऑफ 6 ईयर, इट इज, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। एडल्ट एजुकेशन की बात नहीं की गई है इन डीपीएसपी, इनफैक्ट एडल्ट एजुकेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं की गई है। तो ऑप्शन ए इज हियर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following directive principle of state policy was added to the constitution at later date? Okay, क्या पूछ रहा क्वेश्चन में कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डीपीएसपी नहीं थे, इनमें से कौन से ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया, राइट। एडेड ऑन लेटर डेट मींस व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कुछ ऐड किया जाएगा तो किसी न किसी अमेंडमेंट से ही ऐड होगा, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड बाय द अमेंडमेंट, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, ये हमेशा से था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, yes it was present in the original constitution, ये भी था पहले से, ठीक है, ये ऐड नहीं किए गए बाद में, ये हमेशा से थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी था, राइट। ऐड क्या किया गया, फ्री लीगल एड, राइट, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज एडेड लेटर इन 1976, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस, पहला ही है, ऑप्शन एक ही सही है, अंडर आर्टिकल 44। तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल फ्रीडम ऑफ प्रेस, it is in fact a derived fundamental right under article 19 clause 1 subclause a, right? Freedom of religion, FR, fundamental right, equality before law, FR. Okay, so here right answer is option A, uniform civil code. Okay, next question is, सारे ऑप्शन भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी है, राइट? ये बताना है, इंक्लूडेड। ओके, देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर, yes, it is DPSP. Prohibition of employment of children in the factories or mine, no, ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 24। प्रोहिबिशन ऑफ बेगार और फोर्स्ड लेबर, इट इज एफआर अंडर आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी एफआर है अंडर आर्टिकल 17। ऑप्शन देखते हैं, यहां पे क्या सही था? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर, यस, केवल पहला वाला सही था, रेस्ट आर एफआर। तो हियर राइट आंसर विल बी ओनली वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज डीपीएसपी, राइट? केवल पहला स्टेटमेंट डीपीएसपी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली वन। ओके, so next question on your screen is this: the DPSP is check, okay, a very famous quote, ये बहुत ही फेमस कोट है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी इज अ चेक which is paid on the bank convenience, right? Who said this? किसने कहा था? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसा चेक है जो बैंक के कन्वीनियंस के बेस पे दिया जाता है, राइट? मतलब चेक है, उस पे अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन आपको मिलेगा तब जब बैंक चाहेगी। इनफैक्ट ये डीपीएसपी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट, ये कोट क्यों किया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैंने आपको पहले ही बताया कि डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? ये जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, इनको अचीव करना है। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वन बाय वन वो सारे डायरेक्टिव्स उस डायरेक्शन में काम करें, राइट? जो डीपीएसपी में जितने भी गोल्स लिखे हुए हैं उन सबको अचीव करे, बट उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू एनफोर्स देम, राइट? तो ये गवर्नमेंट के कन्वीनियंस पे है, राइट? और इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई? दिस अचीविंग दिस गोल रिक्वायर्ड अ रिसोर्स, अ मटेरियल रिसोर्स, राइट? उसके लिए पैसे चाहिए और भी रिसोर्सेस चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से बाउंड किया भी नहीं जा सकता, राइट? हो सकता है गवर्नमेंट बहुत ऑनेस्टली ये कोशिश कर रही हो उन गोल्स को अचीव करने की, बट रिसोर्स से कम पड़ जा रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? सो डीपीएसपी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक कन्वीनियंस। ये किसने बोला था? दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई केटी शाह, राइट? अ वेरी फेमस कोट अबाउट डीपीएसपी। मेंस में भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ये स्टेटमेंट और फिर लिखा रहेगा क्रिटिकली एनालाइज, राइट? सो केटी शाह, दिस कोट इज गिवन बाय केटी शाह, राइट?
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कुछ टॉप एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू डीपीएसपी, राइट। और डीपीएसपी से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, बिकॉज इट इज बाय एंड लार्ज अ फैक्चुअल टॉपिक। तो ज्यादातर क्वेश्चन भी आप फैक्चुअल ही थे, राइट। तो अगर आपने आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका स्कोर इसमें से कितना कितना हुआ वो आप चेक करना। इफ इट इज मोर देन 20, और 20 से ज्यादा तो होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू मॉडरेट, राइट। शायद ही इसमें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा हो। तो अगर 20+ स्कोर है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से पढ़िए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर किसी टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।